हवायो तकाता भी जापानी मूल की ही थी। उनका जन्म हवाई शहर के क्वाई द्वीप में 1900 ईस्वी में हुआ था। शायद उनके माता पिता ने उनका नाम इसलिए हवायो रख दिया था क्योंकि वह हवाई शहर में पैदा हुई थी। हवायो के माता पिता जो मूल रूप से जापानी थे, वे रोजगार की तलाश में क्वाई द्वीप में आ गए थे। हवायो ने बड़े होकर अपने माँ बाप को सहयोग देने के लिए नौकरी शुरू कर दी। वहीं पर उन्हें एक लेखक सैची से प्यार हो गया। क्योंकि हवायो को बचपन से ही साहित्य से प्रेम था, इसी कारण हवायो सैची को दिल दे बैठी। हवायो के माता पिता अपनी बेटी से अथाह प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने हवायो और सैची की शादी करा दी। हालांकि सैची का पहले विवाह हो चुका था, मगर पहली पत्नी की अचानक मृत्यु होने के कारण सैची बहुत अकेला पड़ गया था। अपनी 2 पुत्रियों को पालने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ पड़ी थी। हवायो को सैची से प्रेम तो था ही, उससे सैची का ये अकेलापन और बच्चों को पालने का दुख ना देखा गया। यही कारण था कि वह दोनों बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शायद हवायो के जीवन में सुख नहीं लिखा था। प्रेम विवाह का आनंद लंबे समय तक ना चल सका। उसके लिए वह दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था जब उसका पति सैची उसे सदा के लिए छोड़कर परलोक सिधार गया। अब हवायो बेचारी उन 2 बच्चों का, जो उसके प्रेमी की निशानी थे, पालन पोषण करने लगी। अपने जीवन को चलाने के लिए उसे दिन रात परिश्रम करना पड़ता था, परंतु फिर भी हवायो जरा भी नहीं घबराई, ना ही उसने कभी धैर्य का दामन छोड़ा। उसके सामने सबसे पहले काम अपने प्रेमी के बच्चों को खुश रखना तथा उनका पालन पोषण करना था। इसके लिए उसने दिन रात काम किया, परंतु इंसान जो सोचता है सब पूरा तो नहीं कर पाता। इस शरीर से आप उतना ही काम ले सकते हैं जितना उसके अंदर शक्ति है। कोई भी प्राणी अपने शरीर पर शक्ति से अधिक बोझ डालेगा तो शरीर कब तक साथ देगा। हवायो के साथ भी ऐसा ही हुआ। दिन रात काम करने की सजा उसे ये मिली कि उसके पेट में दर्द रहने लगा, साथ ही फेफड़ों में भी काम के बोझ के कारण तकलीफ रहने लगी। लगता था उसे टीबी जैसे भयंकर रोग ने आ घेरा है। उसकी पाचन शक्ति भी जवाब देने लगी। बेचारी हवायो जब चारों ओर से दुखों से घिर गई तो उसके माँ बाप का सहारा लेना ही उसने उचित समझा। उसके माता पिता उस समय जापान जा चुके थे। हवाई शहर को छोड़ने का उसका मन नहीं था, क्योंकि उसे इस शहर के साथ उसके जीवन की यादें जुड़ी हुई थी। यहीं पर उसने प्रेम किया था, यहीं उसका प्रेमी सदा की नींद सो गया था। हर इंसान को अपने शहर की मिट्टी से प्यार हो ही जाता है। हवायो उस शहर को छोड़ने पर मजबूर हो गई। दुख की इस घड़ी में कोई भी तो उसका साथी न था। 2 बच्चों को पालने का बोझ तो उस पर था ही, साथ में बीमारी भी उसके अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। इन सब आपदाओं से छुटकारा पाने के लिए उसे धन की जरूरत थी, तो धन कहाँ से आता। बुरी तरह संकटों में घिरी हवायो ने एक दिन वापस जापान जाने का फैसला किया और दुखी मन से एक समुद्री जहाज में सवार होकर अपने माता पिता के पास आ गई। बेटी की बिगड़ी सेहत को देखकर माँ बाप को बहुत ही चिंता हुई। उस समय हवायो के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर जब डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि उसके शरीर में कई रोग डेरा जमाए बैठे हैं, जिनमें ट्यूमर, गॉल ब्लैडर की पथरी, अपेंडिसाइटिस आदि थे। इन रोगों के लिए हवायो का ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। अस्पताल में इसकी तैयारी भी हो रही थी। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर हवायो को ऑपरेशन की मेज पर लिटाया गया तो उसी समय हवायो ने एक आवाज़ सुनी। हवायो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है, ये ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। हाँ, इस ऑपरेशन को कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हवायो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आवाज़ कहाँ से आ रही है। इस ऑपरेशन की मेज पर और कौन है जो उसका नाम लेकर पुकार रहा है। कौन कौन कौन? वह तो सब डॉक्टर ही थे, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। भला ऑपरेशन करने वाले क्यों कहेंगे कि ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है? तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वह बहुत ही हैरान थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ये आवाज़ दूर कहीं आकाश से आ रही थी या उसकी आत्मा से। उसी समय वह उठकर डॉक्टर के पास गई और बोली, मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती, क्या आप इसका कोई दूसरा तरीका जानते हैं तो जो बिना ऑपरेशन के मुझे ठीक कर सकता है? वे सब डॉक्टर
हयाशी क्लिनिक के बारे में जानते थे। उन्होंने हवायो को बताया कि इस शहर में रेकी चिकित्सा की एक क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर हयाशी इस विषय में आपकी पूरी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेशन के उन्होंने हजारों रोगियों को ठीक कर दिया। हवायो ने उसी समय ऑपरेशन करवाने का विचार छोड़ दिया। जैसे तैसे वे अपने पिता को साथ लेकर डॉक्टर हयाशी के रेकी क्लिनिक पहुंच गई। रेकी क्लिनिक में पहुंचकर उसने अपना उपचार शुरू करवाया। रेकी उपचार के बारे में उसने पहली बार ही सुना था। इतने रोगों का इलाज बिना ऑपरेशन कैसे संभव हो सकता था। परंतु डॉक्टर हयाशी ने अपने रेकी युक्त हाथों का प्रयोग करके जब उपचार किया तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई उस पर जादू कर रहा हो। एक नई कल्पना, नया द्वार रेकी का उपचार ही था। डॉक्टर हयाशी दिन में 2 बार उसका रेकी उपचार करने आते थे। उनके हाथ इतने गर्म होते थे कि हवायो को लगता था जैसे कोई आग की पट्टी उसके शरीर पर रख रहा हो, जैसे किसी मशीन से उसे गर्म किया जा रहा हो। लेकिन जैसे ही वे अपने चारों ओर ध्यान से देखती तो ऐसा कुछ भी दिखाई न देता। यह कैसा जादू था। बिना किसी मशीन और बिना किसी दवा के कोई पुरानी रोग का उपचार करे। हाथ, केवल 2 हाथ ही तो काम कर रहे थे। जैसे कोई तांत्रिक अपने हाथों की शक्ति से किसी रोगी पर तंत्र मंत्र करता है। श्रीमती तकाता ने एक दिन डॉक्टर से पूछ ही लिया, आप लोग इन हाथों में ऐसा जादू कहाँ से करते हैं जिससे ऐसे भयंकर रोग बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाते हैं। ये रेकी पद्धति का कमाल है। क्या आप मुझे कोई दवा भी खिलाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा, रेकी में दवाओं का कोई विस्थान नहीं है। हमारे पास तो प्राकृतिक शक्ति है। हमारे गुरु जुस्से ने महात्मा बुद्ध से ये शक्ति प्राप्त की थी। हर इंसान के अंदर एक प्राकृतिक ऊर्जा है जिसे आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। बस उसी शक्ति के प्रयोग से हम मानव शरीर के हर कष्ट को दूर करते हैं। मानव हाथों में प्राकृतिक शक्ति है। यही हाथ आत्मा के प्रकाश से उस मानव के अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा कर देते हैं। जिसका मन शुद्ध हो, जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता हो और ये प्रतिज्ञा करता हो कि हे प्रभु, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वह केवल मानवता की भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये सिद्धांत है हमारी रेकी की चिकित्सा का। इसी को हम ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। हवायो तकाता रेकी उपचार से ठीक होने लगी। इसे लोग जादू कहें या रेकी का कमाल। 4 मास के अंदर श्रीमती तकाता बिल्कुल ठीक हो गई। जिन रोगों के लिए ऑपरेशन होने वाला था वे सारे रेकी उपचार से बिल्कुल ठीक हो गए। वास्तव में ये एक ऐसा कमाल था जिसे यही आम आदमी को बताया जाए तो वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि पत्थरी जैसे रोग केवल हाथों के स्पर्श से ठीक हो जाते हैं। शायद अब भी कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, किंतु हम श्रीमती तकाता को तो झूठा नहीं कह सकते, जिन्होंने ये सब परिवर्तन अपने शरीर के साथ होते देखा। उन्होंने पूरे संसार को यह संदेश दिया कि किसी भी भयंकर रोग के रेकी के उपचार से ठीक हो सकता है। यही नहीं, श्रीमती तकाता ने तो रेकी के बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर प्रार्थना की कि आप मुझे रेकी का ज्ञान दे दें, पर उन्होंने मना कर दिया कि वो इसे नहीं दे सकते। तो तकाता ने बोला कि मैं भी लोगों के दिन दुखियों की आपके साथ रहकर सेवा करना चाहती हूँ। रेकी की इस शक्ति का लाभ जन जन तक पहुँचे, जिससे लोग जानलेवा ऑपरेशनों से मुक्ति पा सकें। तो आप मुझे अपने साथ रख लें, मुझे इस विद्या को सिखा दें। तो डॉक्टर ने कहा कि रेकी एक जापानी विद्या है। ये किसी भी ऐसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती जो जापान से बाहर हो। पर श्रीमती तकाता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अस्पताल के महाप्रबंधक डॉक्टर हयाशी से जाकर प्रार्थना की कि मैं आपके साथ मिलकर उन दुखियों की सेवा करना चाहती हूँ जो एलोपैथी डॉक्टरों की दवाइयों में फंसे हुए हैं। ऑपरेशनों द्वारा जिन लोगों के शरीर की चीर फाड़ की जाती है, जिनको एक रोग से मुक्ति मिलती है तो दूसरे और कई रोग उन्हें घेर लेते हैं। मुझे रेकी ने नया जीवन दिया है, तो मैं इसे रेकी को ही अर्पण करना चाहती हूँ। बस आप मुझे आज्ञा दीजिए। गुरुदेव जुसोई का आशीर्वाद दिलवाकर अपने साथ रख लें। तकाता की ये प्रार्थना हयाशी ने स्वीकार कर ली और इस दिन से उन्हें रेकी का ज्ञान मिलना शुरू हो गया और श्रीमती तकाता उसी अस्पताल में रेकी की बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। रेकी का विस्तार। श्रीमती तकाता के हाथों से सैकड़ों ऐसे रोग ठीक हुए जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। तो रेकी दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होगी। डॉक्टर हयाशी के पश्चात श्रीमती तकाता ने
प्रबंध को